पर है जहां भोजपुरी एक्टर पवन सिंह पर आचार संहिता का केस दर्ज हुआ है। 5 अलग अलग थानों में केस दर्ज हुआ है। रोड शो को लेकर मामला दर्ज हुआ है। परमिशन से अधिक गाड़ी के इस्तेमाल का इनके ऊपर आरोप है। काराकाट इलाके में पवन सिंह ने रोड शो किया था। काराकाट से निर्दलीय पवन सिंह चुनावी मैदान में है। विक्रमगंज अनुमंडल क्षेत्र में केस दर्ज किया गया है। तो गाड़ियों का काफिला ज्यादा था, गाड़ियों की संख्या अधिक थी और इसी को लेकर के आचार संहिता के उल्लंघन के मामले को लेकर के ये केस पवन सिंह पर दर्ज किया गया है। विक्रमगंज अनुमंडल क्षेत्र में ये केस दर्ज किया गया है। तो काराकाट में उन्होंने रोड शो किया था। बता दें कि काराकाट से निर्दलीय चुनावी मैदान में पवन सिंह हैं। और अब बात करते हैं बिहार की हॉट लोकसभा सीट पूर्णिया लोकसभा सीट की। बिहार में काफी हॉट सीट बनी हुई है क्योंकि पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे पप्पू यादव ने आरजेडी नेता पर गाली देने का आरोप लगाया है। पप्पू यादव ने कहा है कि उनको अपशब्द बोला गया, छोटे साहब को देखना चाहिए। वहीं आरजेडी की तरफ से पप्पू यादव के समर्थकों पर हमला करने का आरोप लगाया गया है। पप्पू यादव ने आरजेडी के आरोप पर सफाई देते हुए कहा कि वे लोग सीसीटीवी फुटेज निकाल कर देख लें, उनके समर्थक सिर्फ नारेबाजी कर रहे थे। भूल गया कि उनकी भी मां बहन है। जिस तरीके से मां बहन को गाली दी गई है एक क्रिमिनल के द्वारा, जो सजायाफ्ता है, वो उनके मंच पर भी थे। नॉमिनेशन के दिन उनके सब जगह थे। तो अब आप सोचिए कितना नैतिक स्तर गिर गया। यहाँ पर बैठ करके जदयू के लिए प्रचार किए कि जदयू को दे दो। जगह उनके खिलाफ नारा चली है। जनता ने पप्पू यादव जिंदाबाद सभी जगह। तो सीसीटीवी निकाल के देख लीजिए कौन लोग होते। दूसरे चरण की वोटिंग को लेकर पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रही है। भागलपुर पुलिस ने कांग्रेस उम्मीदवार अजीत शर्मा के होटल में छापेमारी की और हर कमरों की तलाशी ली। इसकी सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में आरजेडी और कांग्रेस के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और जमकर नारेबाजी की। तो ये तस्वीर जहां कांग्रेस उम्मीदवार 26 तारीख को भागलपुर में मतदान होना है और आप देख सकते हैं कि पुलिस की कार्रवाई लगातार की जा रही है। हर एक होटल में जो है पुलिस जो है जाकर जांच कर रही है कि कहीं कोई बाहरी आदमी जो मतदान को प्रभावित कर सकता है, ऐसे लोग तो होटल में नहीं ठहरे हुए हैं, या कहीं से पैसे का लेन देन का सवाल हो, तो उसको लेकर भी हर एक रूम की तलाशी पुलिस के द्वारा ली जा रही है। पूरे शहर में जो है होटल की छापेमारी की जा रही है और वैभव होटल जो है कांग्रेस प्रत्याशी का, उसमें भी तलाशी ली गई है, लेकिन वहां से भी कुछ नहीं मिला। होटल निहार, होटल राजहंस और अभी जो है युवराज होटल में देख सकते हैं कि पुलिस की टीम यहां पर जांच कर रही है और जांच के बाद यहां से निकल रही है। लगातार जो है होटलों की जांच की जा रही है। क्या जांच चल रहा है सर इसमें अभी? हाँ, चुनाव के दृष्टिकोण से जांच किया जा रहा है। क्या क्या देखा जा रहा है सर इसमें? बाहरी लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है क्या? हाँ, देखा जा रहा है कौन कैसे ठहरे हुए हैं। कैसे ठहरे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि लगातार जो है होटलों में छापेमारी की जा रही है और देर रात तक ये छापेमारी चल रही है और पुलिस लगातार ऐसे तत्वों को खोज रही है कि कहीं कोई चुनाव में व्यवधान उत्पन्न नहीं कर पाए और कहीं पैसे का खेल ना हो। इसको लेकर जो है लगातार पुलिस तत्परता के साथ सभी होटलों की जांच कर रही है। वहीं होटल वैभव में छापेमारी के दौरान जो है कुछ कार्यकर्ता जरूर जुटे थे जो नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें भी समझा बुझाकर शांत करा दिया। वहीं अभी भी लगातार जो है जांच जारी है। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। समस्तीपुर के उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र से अमरेश राय ने नामांकन दाखिल किया है। अमरेश राय ने आरजेडी से बागी होकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। अमरेश राय खुद को लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव का हनुमान बताते हैं। उनका कहना है कि यहाँ के बाहरी उम्मीदवार के खिलाफ उनकी लड़ाई है। बता दें कि एनडीए से नित्यानंद राय तो आरजेडी से आलोक मेहता यहाँ चुनावी मैदान में है। आज बाहरी भगाओ, स्थानीय लाओ। हम कर्पूरी के धरती के बेटा है और यहाँ बाहरी आके और अब खरब रुपया
लोग को पैसा दे के दारू तारी बांट के ये लोग जीत जाता है, 5 साल तक भेंट नहीं करता है। जब 2 महीना बचता है तब ये घरे घर गोर लागने का काम करते हैं। 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, हम माननीय लालू प्रसाद यादव जी या तेजस्वी जी सब लोग को कहे थे जो यहाँ कर्पूरी के धरती के लोग को दीजिए सर, यहाँ के नाम पर पूरा देश के लोग राजनीति करता है और बाहरी के आप देते हैं, वो ऐसा लोग के देते हैं। आलोक मेहता पर लगभग 1-2 अरब रुपया का घोटाला चल रहा है। लालू और तेजस्वी का हनुमान कहा जाता था। तो मैं अभी भी हनुमान हूँ लालू तेजस्वी का, और लालू तेजस्वी का जो वोटर है हमको जिताने का काम करेंगे, आई बहरिया को भगाने का काम करेंगे। रांची से बड़ी खबर है, जहां जमीन से जुड़े मामले में पूछताछ हुई है। ईडी की रिमांड पर 5 आरोपी से पूछताछ हुई है। जेएमएम नेता अंतु तिर्की से पूछताछ हुई है। कारोबारी विपिन सिंह से भी पूछताछ हुई है। अफसर इरशाद प्रियरंजन से पूछताछ में कई राज भी और खुल सकते हैं। तो देखिए, लगातार पूछताछ हो रही है, पूछताछ होनी भी है, और ऐसे में 2-3 और नाम सामने हैं जिनसे पूछताछ होनी है। अफसर इरशाद प्रियरंजन से पूछताछ होगी और इस पूछताछ में कई अहम राज खुल सकते हैं। बिहार में 3 जनसभा को संबोधित करने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी कार्यालय में चुनाव प्रबंधन समिति के साथ बैठक की और इस बैठक में दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। बैठक में चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। बीजेपी अध्यक्ष ने पार्टी नेताओं से चुनाव को लेकर फीडबैक लिया, तो वहीं आगे के लिए कई दिशा निर्देश भी दिए। बैठक के बाद जेपी नड्डा दिल्ली के लिए रवाना हो गए। छब्बीस अप्रैल को पीएम मोदी मुंगेर आ रहे हैं। एनडीए उम्मीदवार राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के समर्थन में चुनावी सभा करेंगे। जिला मुख्यालय स्थित सतिया सराय हवाई अड्डा मैदान में इस जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है। सभा स्थल का जायजा लिया है संवाददाता अरुण शर्मा ने। 26 अप्रैल का दिन ऐतिहासिक दिन होगा। इसी दिन जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यहाँ के जो एनडीए कैंडिडेट हैं ललन सिंह, उनके पक्ष में वोट अपील करने के लिए आएंगे। वो हवाई अड्डा पे आएंगे। आप देख सकते हैं कि हवाई अड्डा पे उनके लिए जो मंच बनाया गया है, बन रहा है मंच, तो उसके लेके आप देख सकते हैं सुरक्षा को लेके जो पुलिस बल है अभी से ही आज से ही तैनात है। जो काम में लगे लोग हैं वो मतलब 24 घंटा काम पे लगे हुए हैं ताकि 26 को जो मंच है वो बन जाए। साथ में ही पटना से जो प्रदेश के बीजेपी के जो स्पोक पर्सन है वो भी आए हुए हैं। आशीर्वाद मांगेंगे। ये देश का चुनाव है, ये क्षेत्र का चुनाव नहीं है, देश का चुनाव है, विकास का चुनाव है। हम भारत को तृतीय अर्थव्यवस्था बनाना है, दुनिया के तृतीय सबसे मजबूत आर्थिक शक्ति बनाना है भारत को। इसलिए आप प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पुनः 400 पार के मतों से बनाइए। अब की बार 400 पार, हालांकि वो तो देखने वाली बात है। जब मतगणना होगा तो वो पता ही चल जाएगा कि बीजेपी के दावों में कितनी सच्चाई है। हालांकि अभी जो हम भी यहाँ पे आए हैं हवाई अड्डा पे, जो तैयारी है वो काफी तेज गति से चल रहा है ताकि 26 को जो है समय पे ये जो है पूर्ण हो जाए और उस दिन जो है पीएम जो है अपने भाषण को यहाँ पे वो दे सके और जनता से वोट की अपील कर सके। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18। बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने इंडिया अलायंस पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी से सवाल किया है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा कि देश का एक्सरे कर देंगे। ऋतुराज सिन्हा ने कहा कि कांग्रेस का एजेंडा तुष्टीकरण है और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट मनमोहन सरकार ने बनवाई थी, इनका असली चेहरा यही है। 6 अप्रैल को तेलंगाना की एक रैली में राहुल गांधी जी ने आगे कहा कि सर्वेक्षण के बाद जितनी आबादी उतना हक, इस नारे को राहुल गांधी जी ने सामने रखा। आप सबने देखा ही होगा, ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो है। इस मैनिफेस्टो के पेज नंबर 8 से मैं पढ़ रहा हूं। अल्पसंख्यक सशक्तिकरण आवश्यक है। कांग्रेस ये सुनिश्चित करेगी कि अल्पसंख्यक को शिक्षा में,
सरकारी नौकरी में और पीएसयू में उचित अवसर प्रदान हो। कांग्रेस की ये जो बात है ये अचानक से नहीं आई है, इनका ये हमेशा से एजेंडा रहा है, तुष्टीकरण का एजेंडा, वोट बैंक बनाने का एजेंडा। पीएम मनमोहन सिंह ने दिसंबर 2006 में जब 11वीं 5 ईयर प्लान योजना बैठक चल रही थी, 11th 5 ईयर प्लान की योजना बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि देश की संपत्ति पर, संसाधन पर सर्वप्रथम अधिकार मुसलमान समाज का, अल्पसंख्यक समाज का है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण के एजेंडे पर काम करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नजर अब आपकी संपत्ति और जमीन जायदाद पर है। कांग्रेस पार्टी हमेशा तुष्टीकरण और अन्य विभेद को फैलाकर समाज को बांटने का प्रयास करती है और उसी के सहारे सत्ता में आने की कोशिश करती है। इंडी गठबंधन के लोगों की नजर अब सामान्य लोगों की संपत्तियों पर भी है और कह रहे कि हम इसका सर्वे कराएंगे, और उससे जो भाव निकलता है, मैं एक उदाहरण के रूप में कहना चाहता हूं कि अगर किसी के पास 2 घर है, किसी का एक गांव में घर है और एक शहर में घर है, तो 2 घर बताकर एक घर आपको हड़प लेगी, या फिर 2 घर है और गांव के ही 2 स्थानों पे है तो उसमें से एक वह हड़प लेगी। और इसके साथ साथ जो लाइन जोड़ती है कि इस देश के संसाधनों पर, संपत्तियों पर बहुसंख्यकों का कोई अधिकार नहीं है, और अगर है भी तो पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। यानी कि इसमें भी वोट के लिए तुष्टीकरण की झलक साफ साफ है। दूसरे चरण में वोटिंग प्रतिशत अच्छा हो, इसके लिए निर्वाचन आयोग ने हर एक बूथ पर तैयारी शुरू कर दी है और इस बार हर एक बूथ पर मतदाताओं को लाइन में खड़े रहने की जगह बैठने की व्यवस्था की गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से बातचीत की है संवाददाता विनीता मिश्रा ने। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत 26 तारीख को वोटिंग होगी। हालांकि अगर फर्स्ट चरण की हम बात करें तो पिछले चुनाव के मुकाबले 5% कम मतदान हुआ था। दूसरे चरण में मतदान को बढ़ाना है और इसके लिए चुनाव आयोग लगातार कोशिश करता हुआ नजर भी आ रहा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हमारे साथ हैं। सर, फर्स्ट फेज में प्रतिशत थोड़ी कम हुई थी, सेकंड चरण में प्रतिशत बढ़ाया जाए, इसके लिए क्या कुछ तैयारी है? नहीं, हम लोग व्यापक चर्चा किया है, उसके लिए बहुत सारे मेजर्स भी हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहा है। जैसे हमने सभी पोलिंग स्टेशंस का फिजिकल वेरिफिकेशन कराया। जिस पोलिंग स्टेशन में मान लीजिए बूथ के बगल में दूसरा कोई रूम है, खाली रूम है, उसमें फर्नीचर है, हम लोग मतदाताओं को लाइन में खड़ा होने के बजाय वो लोग बगल वाला रूम में बैठे रहेंगे। जब उनका बारी आएगा उस समय जा करके अपने मतदान करेंगे। अगर रूम नहीं है, कॉरिडोर है, तो कॉरिडोर में भी फर्नीचर की व्यवस्था कर रहा है ताकि वो लोग खड़े ना हो जाए, बैठे रहे, अपनी जब टर्न आएगा तो जाके वोट करें। अगर अगल बगल रूम भी नहीं है, कॉरिडोर भी नहीं है, तो हम लोग शामियाना करें। लगातार जागरूक भी लोगों को किया जा रहा है क्योंकि मत आपका अधिकार है और आपको अपने अधिकार का प्रयोग करना है। यही वजह है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। लगातार चुनाव आयोग की तरफ से कोशिश भी की जा रही है और इस बार जितने मतदान केंद्र बनाए गए हैं सभी जगह अधिकारी खुद विजिट किए हैं। तमाम जो तैयारी है उसकी जानकारी ली गई है। साथ ही साथ जो मतदाता मतदान केंद्रों पर वोट करने आएंगे उनके बैठने की व्यवस्था भी दूसरे चरण के तहत देखने को मिलेगी। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। भागलपुर में लोकसभा के लिए 26 अप्रैल को चुनाव है। शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन काफी ज्यादा एक्टिव है। सभी वाहनों की तलाशी ली जा रही है। हथियार, शराब और कैश को लेकर पुलिस शहर के कई चौक चौराहों पर जांच अभियान चला रही है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता आशीष रंजन। 26 तारीख को भागलपुर में मतदान है और आप देख सकते हैं कि रात का समय है और आधी रात में जो है पुलिस लगातार जो है चौक चौराहों पर जो है गाड़ियों की तलाशी ले रही है। दरअसल शराब की खेप तो नहीं आ रही है, ना ही पैसे को लेकर कहीं कोई खेल चल रहा है। इसको लेकर जो है लगातार पुलिस तत्पर है और
हर एक गाड़ी की जांच की जा रही है। सभी गाड़ियों का डिक्की खोलकर जो है उसका जांच किया जा रहा है। मजिस्ट्रेट साथ में है और पुलिसकर्मी के द्वारा हर एक गाड़ी की तलाशी ली जा रही है कि कहीं किसी प्रकार का कोई अवैध हथियार हो या शराब हो या कैश का जो लेन देन होता है चुनाव के दौरान, उसको तो कहीं नहीं ले जाया जा रहा है। इसको लेकर जो है लगातार पुलिस की टीम जो है जांच में जुटी हुई है। जो इलेक्शन का अभी चल रहा है प्रोसेस, उसमें तलाशी वगैरह किया जा रहा है कि कोई अवैध सामान नहीं जाए, कोई गलत तरीके से कोई कैश वगैरह नहीं जाए, है ना, और उसका मिसयूज नहीं हो इलेक्शन में। शाम में चुनाव प्रचार थमने के बाद जो है पुलिस और जो टीम है पूरी वो चौकस हो चुकी है और लगातार जहां एक तरफ होटल की जांच की गई है, वहीं अब जो है सड़कों पर जो है पुलिस लगातार जो है गाड़ियों की तलाशी ले रही है। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। लोकसभा चुनाव को लेकर गोपालगंज पुलिस मिशन सुरक्षा अभियान चला रही है और इसके तहत पिछले 10 दिनों में पुलिस ने 10 अवैध हथियारों को जब्त किया है। जब्त हथियार में कार्बाइन, राइफल, ऑटोमेटिक पिस्टल समेत कई अत्याधुनिक हथियार शामिल हैं। 6 से ज्यादा शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। हथियार बरामद किए गए हैं, जिसमें से एक कार्बाइन रही है, कुछ पिस्टल रहा है ऑटोमेटिक और कुछ देसी कट्टा रहे। और चलिए ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द वापस आते हैं। पूरे देश ने मन बना लिया है कि इस बार बीजेपी और बार बीजेपी। ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छा है। राहुल गांधी मुसलमानों के ठेकेदार बने फिरते हैं कुछ लोग, उनको इस बार खत्म करें। राहुल गांधी आगे तो रोजगार पर बिहार में बदलाव चल रहा है और होगा।